Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बर्स्ट में डॉक्टर रणवीर शारदा जी के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते का हम जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो लेकर आए हैं। क्या पाकिस्तान और भारत के बीच इस कोविड-19 के ज़माने में कोई पोटेंशियल वार का ख़तरा है? जिस तरह की ख़बरें बन रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो, कश्मीर की बात हो, होना तो ये चाहिए था कि कोविड-19 के इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें कूल डाउन होती, मगर वो हीट अप हो रही हैं। डॉक्टर शारदा साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबका प्यार से करते हैं स्वागत। और सबसे पहले जी हमारे आज के दिन मदर्स डे की सबसे सारी जितनी भी माताएं हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और होपफुली मदर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में। हाँ जी, और उम्मीद करते हैं कि जिनकी माताएं हैं खूब लंबी उनकी उम्रें हों ताकि उनका आशीर्वाद हमारे सारे दोस्तों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर बना रहे। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छी बात से शुरुआत की। अगर हम जो माँ है उसके लिए दुआ गो रहते हैं और रहना भी चाहिए, तो माँ धरती के हवाले से ये जो हमने बात छेड़ी, जिस तरह की हीट अप हो रही है सिचुएशन, तो वो क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहब? देखिए बेसिकली क्या है कि पॉलिटिशियंस दुनिया में कहीं भी हों, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे अटेंशन डाइवर्ट कैसे की जाए लोगों की। ये शुरू से रहा है, ये नहीं है कि आज के जमाने में ये काम हो रहा है। सम और दी अदर मैं जब ये खबरें पढ़ता हूँ गिलगित की जी और आर्मी मूवमेंट की, और इस तरीके से वहां पर चाइना का थोड़ा बहुत आर्मी का आगे बढ़ना और उस इलाके में अपना थोड़ा सा असर दिखाने की कोशिश करना, तो मुझे लगता है कि चाइना के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि अब हिंदुस्तान को काफी ज्यादा कोविड-19 की वजह से धक्का लगा है, इकोनॉमिक धक्का लगा है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उकसाकर या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उकसाकर जी इनको आपस में झगड़े में रखा जाए, ताकि हिंदुस्तान जो सोचता है कि मैं इकोनॉमिकली ऊपर उठने की कोशिश करूंगा कोविड-19 के बाद, उसको ना उठने दिया जाए। अच्छा, वो एक ही तरीके से हो सकता है कि अगर झड़पें जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बढ़े और वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी वार का रूप भी ले ले। तो मेरा अपना ये मानना है कि जहां पाकिस्तान जो है शायद वो इतना तैयार ना हो, लेकिन उनको जो उकसाने वाली ताकतें हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ताकत जो है वो चाइना ही है। वो जो उकसाने वाली है, चाइना खुद तो आगे नहीं आना चाहता, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि मैं अगले की कंधे पर रख के बंदूक चलाऊं। उनकी इस वक्त जो हालत है चाइना की अपनी, उन्होंने जिस तरीके से इस महामारी को दुनिया में जी फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, डायरेक्ट रोल मैं तो कहता हूँ उनका है इसमें, क्योंकि जब उनको पता चला था वो टाइम था कि वो दुनिया को बता देते। लेकिन आज ये दुनिया जो है, मैं एक एस्टिमेट पढ़ रहा था ताहिर साहब जी, कि जो डिप्रेशन हुआ था 2930 का, उसका इफेक्ट जहां अमेरिका पर हुआ था वहां पर सिर्फ आधे कंट्रीज में हुआ था, वर्ल्ड में सिर्फ आधे कंट्रीज में। जी जी। फिर उसके बाद 2007 का और 8 का जो इफेक्ट हुआ वो तकरीबन 80% कंट्रीज में हुआ। लेकिन ये जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है, ये तकरीबन सारे वर्ल्ड के ऊपर है। इतना बड़ा जो इफेक्ट है, इसके पीछे सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन जिम्मेवार है। दैट्स नंबर वन। बड़े बड़े कंट्रीज लगे हुए हैं कि हम इंक्वायरियां कर रहे हैं, ट्रम्प साहब भी कहते हैं हम इंक्वायरियां कर रहे हैं। मैं उसी टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये पोटेंशियल वार क्यों हो सकती है। राइट।
हाँ जी, तो मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, इसके पीछे अगर दुनिया इकट्ठी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि चाइना को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आज भी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, दे आर डिपेंडेंट अपॉन मतलब गुड्स फ्रॉम चाइना। हाँ, लेकिन वो आज कह तो भी रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे, लेकिन ये भी नेचुरल है कि एक वक्त तो लगेगा। नहीं, डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए देखिए क्या होता है, आप इसकी देख लीजिए। अब जी। कोविड-19 जब थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, हाँ हाँ। हाँ जी, वैसे ये जो वायरस है ये दुनिया में कभी खत्म नहीं होती। राइट इट विल बी अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर एवर टू बी देयर इन राइट फ्यूचर। राइट राइट। लेकिन उसकी वैक्सीन निकल आएगी। जैसे फ्लू से 40-50 लाख रोज मरते हैं, हर साल आदमी मरते हैं, ऐसे ही जी इस वायरस से भी लोग मरा करेंगे। लेकिन वैक्सीन निकल आएगी, वो उतने अंदाज से उस तरीके से इफेक्ट उसका नहीं होगा जिस तरीके से इफेक्ट आज हम देख रहे हैं। लेकिन क्यों ये जो सब कुछ हुआ है, इसके पीछे चाइना का हाथ जो है और पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त उसकी दोस्ती आगे बढ़ रही है, उसका राज क्या है? उसका राज जो मैं समझता हूँ, जहां तक उन्होंने यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान पहुंचाना था, वो तो काफी नुकसान उन्होंने पहुंचा दिया। अब उनको अपने, आप ये देखिए कि उनको अपने एशियन कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री नजर आता था जो कि उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। ये तो बात आप मानते हैं। जी जी। अच्छा, लेकिन जहां से शुरू हुई महामारी, वहां पर ठीक है कि उनका एक क्वार्टर जो है वो ग्रोथ कम हुई, लेकिन चाइना दोबारा अपनी फैक्ट्रियां जो है उसी ढंग से चलानी शुरू कर रहा है जिस ढंग से कोविड-19 से पहले चल रही थी। उनकी आज भी पोटेंशियल जो है वो 70-80% तक पहुंच चुकी हुई है, लेकिन वो हिंदुस्तान को नहीं चाहता कि वो इकोनॉमिकली आगे बढ़े। और उसमें उसका साथ कौन देगा? स्वाय चाइना के और तो कोई देगा नहीं। मतलब स्वाई पाकिस्तान के। क्या पाकिस्तान के और जी तो कोई जी। देगा नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बातें और भी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है कि चाइना उस रीजन में चाहेगा कि हिंदुस्तान से आगे रहे, मगर वो हिंदुस्तान के साथ लेन देन कारोबार भी करना चाहेगा, क्योंकि उसकी मंडी हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है। और हिंदुस्तान की भी ये ख्वाहिश होगी कि अगर चाइना थोड़ा सा माइल्ड रहे तो उसका भी चाइना से रह चुके एक तो हमसाए हैं, एक ही रीजन में हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशंस के कंट्री हैं। अच्छा, जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान को अगर चाइना प्रोवोक करता है तो चाइना पर हमें यह भी देखना है कि इस वक्त बहरहाल इंटरनेशनल प्रेशर है। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कोई बहुत कुछ अभी नहीं कर रही। असल में जब हम चाइना की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, तो वो जो CCP है, चाइनाज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उस पर एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है। दूसरा डॉक्टर साहब ये भी एक रियलिटी है कि पाकिस्तान खुद चाइना के चुंगल से अगर अंदर की कहानी सुनना चाहते हैं तो आज भी बाहर आना चाहता है, चूँकि चाइना पाकिस्तान को निगल जाएगा, पाकिस्तान को इनगल्फ कर जाएगा। ये एक रियलिटी है। अच्छा, अब चाइना के कहने पर अगर पाकिस्तान इंस्टिगेट होता है, जो मेरा ख्याल है चाइना के कहने पर कम है, उसका अपना डॉक्टर साहब हमें ये भी देखना है एस्पेक्ट कि 72 ईयर्स से जो उसने कश्मीर का एक रेटरिक चलाया, उससे खुद पाकिस्तान का बाहर निकलना मुश्किल है। वैसे तो अगर वो पाकिस्तान उससे बाहर निकल आए तो पाकिस्तान का बहुत भला है इसमें, ये बात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आती। तो मैं ये पॉइंट यहाँ रेज़ करना चाहता हूँ आपके पॉइंट के साथ साथ कि क्या जो पाकिस्तान खुद चाइना से बाहर नहीं निकलना चाहता? क्या चाइना भारत के साथ काम नहीं करना चाहता? क्या चाइना पर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है? वो तो रहेगा। इस सारी सूरत हाल में जब आज हम बातचीत बॉर्डर हीटअप की दोबारा सुन रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच गिलगित बल्तिस्तान की बात होने लगी है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर की बात होने लगी है, तो ये बहुत सारी बातें आप इनको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की कि अच्छा जी, हिंदुस्तान और चाइना के जो है वो अपने व्यापारी संबंध भी हैं और वो चाहेंगे कि ये हमारे संबंध बने रहें। देखिए, जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है डाउन जो है काफी जा चुकी है इस वक्त, और डाउन अगर चली गई तो चाइना को उससे फायदा ही फायदा होना है, क्योंकि हिंदुस्तान की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगी। वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदुस्तान का सपोर्ट करने के लिए और उन कंट्रियों को
बड़ा टाइम अभी लगना है। वेस्टर्न कंट्रीज हैव सफर्ड मोर। जिनकी इकोनॉमी ज्यादा होती है वो ज्यादा सफर करते हैं, जिनकी इकोनॉमी कम होती है वो कम सफर करते हैं। आज सारा यूरोप जो है वो बहुत सफर कर रहा है, आज अमेरिका जो है वो बहुत सफर कर रहा है। जो मर्जी सदर ट्रम्प साहब कहते रहे कि नहीं जी नहीं, हम तो इसको 2 महीने में वापस ले आएंगे। आज का रिकॉर्ड है कि कभी भी 2007-8 तो दूर नहीं था ना, वो तो अभी की बात है, इसी सेंचुरी की बात है। 4 साल लगे थे उनको उस लेवल पर पहुंचने पे जिस लेवल से वो नीचे आने शुरू हुए थे। अगर बहुत ही ज्यादा इस वक्त मेहनत करें ट्रम्प साहब तो हो सकता है 4 के बदले 2 साल में, लेकिन 2 महीने में इकॉनमी वहां पहुंचे ये नहीं हो सकता। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को मतलब जिसको कहते हैं ना पानी पी जाएगा, हाँ निकल जाएगा जी, हाँ निकल जाएगा, हाँ जी। लेकिन अब चाइना के पाकिस्तान के पास ना तो अरब कंट्रीज हेल्पर है जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत है, अमेरिका जो है उसको अपनी बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। अमेरिका जो है वो किसी किस्म की भी मदद जो है नहीं इस वक्त पाकिस्तान को दे सकता। तो कौन सा कंट्री है जो उसको मदद करेगा? ये तो मजबूरी में आप जो मर्जी कहिए, चाहे वो बाहर निकलना चाहे, लेकिन वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, उनको जो पैसे चाहिए और उनको जो हेल्प चाहिए वो कौन करेगा? पाकिस्तान के बीच में से तो पैसा जनरेट हो नहीं रहा। वहाँ इंडस्ट्री जो है, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, आपको खैर ज्यादा पता है, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ उन रिपोर्ट्स में तो उनकी इंडस्ट्री जो है बिल्कुल जी इस वक्त ठप के मुकाबले में है। और वहां पर बाकी के जो काम भी हैं वो भी कोविड-19 की वजह से ठप समझ लो, या इमरान खान साहब की फुलिश जो पॉलिसीज हैं या एस्टेब्लिशमेंट की फुलिश पॉलिसीज हैं उनकी वजह से ठप हो रहा है। तो ये मजबूरी है पाकिस्तान की कि उनको अभी तो चाइना के साथ मिलके चलना पड़ेगा। चाइना उसका कितना एडवांटेज ले सकता है, कितना नहीं ले सकता, ये तो आज तक मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया, देखो जी सबसे बड़ा डिक्टेटोरियल है। मैं तो समझता हूँ कि चाइना जैसा कंट्री जो है दुनिया का अगर सबसे बड़ा आज खतरा है तो वो नॉर्थ कोरिया नहीं है, वो चाइना है। लेकिन फिर भी चाइना के साथ मुकाबला करने को वेस्टर्न कंट्रीज में आपस में ही एकता नहीं है। अगर ट्रम्प साहब कोई बात कहते हैं तो यूरोप वाले जो है वो उनकी जो सोच है वो डिफरेंट है। डॉक्टर साहब यूरोप की बात तो बात की है, खुद अमेरिका में डेमोक्रेट्स और जो सारा लिबरल मीडिया है और बिल गेट से लेके नैन्सी पेलोसी तक ये सारे ट्रम्प साहब के खिलाफ हो जाते हैं। तो वो तो अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी रेफ्ट है कि नहीं देखिए खिलाफ होना अपने ताहिर साहब वो अपोजिशन पार्टी है, उनका तो खिलाफ होना नेचुरल है। जो अपोजिशन की अपनी पॉलिसीज है उनकी अपनी पॉलिसीज है। हो सकता है कि आपको डेमोक्रेट की पॉलिसीज पसंद ना आती हो। नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे डेमोक्रेट का मसला नहीं, मसला इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट का है। नहीं इंटरेस्ट आप अपने हिसाब से सोचिए। नहीं मैं अपने हिसाब से नहीं, देखिए ना, अगर फर्ज कीजिए चाइना ने इतना ज़्यादा सीक्रेसी का सिलसिला वायरस में रखा और इतना ज़्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ, यूरोप को जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ, इस बात पर तो सब मुत्तफिक हो सकते हैं। मसलन भारत में जो चाहे हो, पाकिस्तान के हवाले से कांग्रेस भी कोई पाकिस्तान को पसंद नहीं करती और बीजेपी तो पसंद बिल्कुल नहीं करती। कम से कम इतना तो होता है ना, जो अमेरिका में वो भी नहीं है। यहाँ पर एक मिनट फिर आप बताना, आपने कहा कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान से खुश नहीं होती जी। कांग्रेस के जमाने में 3 लड़ाइयाँ हुई, एक लड़ाई वाजपेयी साहब के टाइम पे हुई, 3 लड़ाइयाँ हुई कांग्रेस के टाइम। फिर भी कांग्रेस का जो मतलब एटीट्यूड था वो पाकिस्तान की तरफ हमेशा नरम रहा है। नहीं रिलेटिवली नरम रहा, लेकिन ये तो नहीं रहा ना कि कभी कांग्रेस ने कहा हो कि भाई पाकिस्तान बड़ा ग्रेट हमारा कंट्री है। मतलब ये मैं एक बात कर रहा हूँ, ये एक बुनियादी रियलिटी है। नहीं इसमें हो सकता है कि आपकी ये सोच जो है वो ठीक हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का बहुत बड़ा एक हाथ है कश्मीर की प्रॉब्लम को क्रिएट करने। वो तो पक्की बात है, उसमें तो खैर कोई शक वाली बात ही नहीं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन मैं अमेरिका में ये बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में मुझे हैरत होती है कि नैन्सी पेलोसी चले अपोजिशन की हैं, और सिर्फ क्या सदर ट्रम्प की मुखालफत करना ही मकसद है? क्या अमेरिका के जो अपने इंटरेस्ट हैं उसकी बात करना नहीं मकसद?
वो तो सबको दचका पहुंचा है ना, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो। देखिए देखिए, जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो उस लिहाज से नहीं सोचते जिस लिहाज से ट्रम्प साहब सोचते हैं। इकोनॉमिस्ट इस लिहाज से सोचते हैं कि अगर एकदम हमने जो ट्रेड है हमारा 700-800 बिलियन डॉलर का, जिसमें 300-400 बिलियन हमें नुकसान होता है, अगर वो ट्रेड एकदम बंद हो जाता है, और इस वक्त जो हालात हैं इकोनॉमी को ऊपर उठाने में, वो हमें और ज्यादा पीछे ले जाएंगे। देखिए सोच जो है, आज जो बिल गेट्स की आपने बात की, या आप गूगल की बात करो, ये जितनी भी आईटी फर्म है, या एप्पल की बात कर लो, इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये ना तो प्रो पीपल है और ना ही ये प्रो यूएस है। ये है प्रो अपनी कारपोरेशन और प्रो प्रॉफिट, और उनको नजर आता है कि जो प्रॉफिट है, जो मार्केट है चाइना की, और जो हमारा सामान वहां पर जिस ढंग से सस्ता बनता है, वो शायद और कहीं नहीं बन सकता। इसलिए जी आप उनकी जो सोच है वो तो एक तरफ रख दीजिए। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की सोच होती है, वो भी थोड़ा सा कई बार कॉशियस ढंग से बात करते हैं। आपने नैन्सी पेलोसी की बात की। नैन्सी पेलोसी और ट्रम्प साहब का इतना ज्यादा पर्सनल फ्यूड है कि वो किसी भी इशू के ऊपर कभी भी एग्री नहीं कर सकते, एक्सेप्ट लॉजिक इस वक्त ग्रांट जो है वो 1.3 ट्रिलियन दे दो, 2 ट्रिलियन दे दो, उसमें भी वो अपने जो उनके मफाद होते हैं उनको वो मंजूर करवाते हैं रिपब्लिकन से, तब जाके कहीं ये एड जो है वो अमेरिका में अप्रूव होती है। तो इस वक्त जो हालात हैं, अगर हम वापस अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ चलें, जी जी, तो जो हालात इस वक्त वहां बने हुए हैं, वो हालात मैं ये समझता हूँ बड़े वॉलेटाइल हैं ऑन कश्मीर बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल ठीक। और हाँ जी, और मुझे कई बार ये लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये एक्ट प्ले कर सकती है, क्योंकि इस वक्त उनको भी समझ नहीं आ रही कि इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है और किस तरीके से लेबर जो है वो, तो लेबर तो वहां पर सारी तितर बितर हो गई। अब कल को जब आपने शुरू करना है, मैं आपको कल मैं पंजाब में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, जी जी, उनके कम से कम बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं। वो कहते हैं कि हमारी सारी लेबर तकरीबन 60% यहाँ से भाग गई है, और अब जिसको हम राइस की फसल कहते हैं, चोना कहते हैं हमारे यहाँ पर, जो उसकी फसल अब लगनी शुरू होनी है जी, वो जून के एंड में और जुलाई में, तो वो फसल लग ही नहीं सकती अगर वहां पर ये वर्कर्स नहीं होंगे। और वो वर्कर्स हमेशा माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। अब सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों में जाके बैठ गए हैं। उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करना कि आप आइए और दोबारा काम शुरू करिए, उनको लेके आना, दैट इटसेल्फ विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो समटाइम्स पॉलिटिशियंस कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे इवन कम्युनिस्ट पार्टी के भी हो, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप भी उठा लेते हैं जिसमें लोगों की जानों की परवाह नहीं की जाती, जिसमें लोगों, आम जो जनता है उसका फिक्र नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेप जो है इस वक्त दोनों कंट्री की तरफ से, मुझे पाकिस्तान की इतने हालात अंदर के नहीं पता, आर्मी के, उनकी इकोनॉमी का मुझे पता है कि इकोनॉमी जो है वो तकरीबन ठप है। तो आर्मी के जो हालात हैं, आर्मी अपने आप को दोबारा जी पिक्चर में लाने के लिए आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस किस्म के बॉर्डर के ऊपर झगड़े करवा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का मतलब ये है कि मसला कश्मीर और अफ़गानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो जस्टिफिकेशन है वो यही है कि जी हम कश्मीर लेकर रहेंगे। अब इसी नारे पे पाकिस्तान आर्मी 70 साल से 72 साल से काम कर रही है। कश्मीर उनके हाथ से बहुत दूर, यानी तकरीबन हाथ से ही जा चुका है। अच्छा, अगर कश्मीर हाथ से जा चुका है तो गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है, बड़ा स्ट्रेटजिक इलाका है जो चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वो मुतनाज़ा है। पाकिस्तान कहता है कि वो मेरे पास है और भारत का कहना है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का अटूट अंग है। बल्कि भारत का ये भी कहना है कि वो जो कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, वो भी हमारा अटूट अंग है। अब भारत ने ये जो 5 अगस्त
2019 को बहुत बड़ा डिसीजन लिया आर्टिकल 370 और 35A को उड़ाने का, उसके बाद भारत के हाथ में चीज़ें और मजबूत हो गई, सरकार मजबूत है, तो वो सारे का सारा प्रेशर को पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट पर नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी पे है, क्योंकि इसका सारा ठेका पाकिस्तान आर्मी ने लिया हुआ था फॉर द पास्ट 72 ईयर्स से। अच्छा, अगर वो चीज़ें वापस पाकिस्तान नहीं ले पाता, यानी वो आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन से पहले की सिचुएशन को, तो ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब उनके पास इतना ना तो इकोनॉमिकली जिसे कहते हैं पावर रही, और ना ही उनके पास मिलिटरीली वो भारत के मुकाबले में पावर है, ना इंटरनेशनल लेवल पे उनकी प्रैक्टिकली कोई सुनवाई है सिवाय चाइना के, और चाइना भी खुल के सामने नहीं आता क्योंकि चाइना को भी भारत के साथ काम करना है। तो इस सारी सूरत हाल में जो आपने पूछा कि मिलिट्री का माइंडसेट क्या होगा, तो मिलिट्री का माइंडसेट तो नेचुरली यही है कि उनके हक में यही है कि वो कुछ करके दिखाएं, मगर वो करके कैसे दिखा सकते हैं ये तकरीबन नामुमकिन है। अब इस सारी सूरत हाल में कोई ब्लंडर ही हो सकते हैं, जैसा कि आप गुज़िश्ता कोविड-19 के सीरियस ज़माने में देख रहे हैं कि मुसलसल मिलिटेंट्स जा रहे हैं, और अभी ये 3-4 दिन पहले झड़पों में एक वो मशहूर मिलिटेंट रियाज नाइक को मारा गया, और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो शहीद है, जैसे वो वानी के बारे में कहा गया। तो ये सूरत हाल कोविड-19 की सेंसिटिविटी के ज़माने में ज़्यादा बन रही है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की मिलिट्री का जो माइंडसेट है वो बड़ा ही मैसअप है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि उनको अल्टीमेटली क्या करना है। तो अब ये वही डॉक्टर साहब है बात जो आपने भी की, मैं भी कर रहा हूँ कि ब्लंडर हो सकता है किसी भी तरफ से, और वो ब्लंडर बड़ा खतरनाक हो सकता है। नहीं, खतरनाक तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड की जो अटेंशन लगी हुई है वो तो लगी हुई है अपने अपने कंट्रीज को बचाने में जी। और उस बॉर्डर के ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो वहां सबसे बड़ा कोई अगर खिलाड़ी होगा तो वो चाइना होगा, है जी। और तो कोई कंट्री जो है इस वक्त नजर आती नहीं है कि वो किसी के हेल्प में जा सके। हाँ, अपील सब कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी भी कर सकता है कि देखिए इस किस्म के झगड़े मत करिए। जहां तक कश्मीर का आपने इशू लिया ना, देखिए ये जब से पाकिस्तान ने अक्साई चिन्ह जो है जी वो उसका फैसला चाइना के साथ उन्होंने कर दिया, चलो जी चाइना ले गया, ठीक है जी आप इसके मालिक बन गए, जबकि वो अक्साई चिन्ह चाइना का थोड़ा, वो भी तो पार्ट ऑफ कश्मीर ही है जी जी जी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीर का इशू है वो पहली बार खत्म हुआ, अब दोबारा वो इशू तो उठने से रहा, वो तो इशू हो गया। अब कोई भी सरकार है, मैं कहता हूँ कल को 5 साल में 10 साल में कोई अपोजिशन की सरकार भी हिंदुस्तान में आ जाए, उनमें भी इतना दम नहीं होगा कि वो दोबारा जी इसको रिवर्स कर सके। ये तो परमानेंट सोल्यूशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो इस वक्त स्टेट है वो हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं अब कोई कर सकता, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो हिंदुस्तान में। दैट्स नंबर 1। हाँ जी, नंबर ये बात आप मानते हैं ना? जी जी। इतनी हिम्मत नहीं आप किसी की पढ़नी। नंबर 2, जो इंडियन आर्मी है वो भी ये रियलाइज कर दिया कि पिछले 72 साल में हमारे हजारों नौजवान जो हैं वो मारे गए हैं, इनोसेंट नौजवान, विद द अग्रेसिवनेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और वो भी अब कभी नहीं गवर्नमेंट के साथ, किसी भी गवर्नमेंट के साथ खड़े होने को तैयार होंगे कि नहीं जी नहीं दोबारा वही हालत पूरी कर दो। नो, इट वोंट हैपन। सो अब इस वक्त जो हालात हैं, घबराहट में नहीं, ये प्लान्ड होगा, इसमें कोई घबराहट नहीं है, ये प्लान्ड होगा कि इस वक्त लोगों की अटेंशनों को डाइवर्ट करना। दैट कैन बी डन फ्रॉम आइदर कंट्री, देयर इज नो इफ एंड बट। कोई भी कंट्री जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों की कोई ना कोई इस किस्म का मतलब बॉर्डर के ऊपर एक एफर्ट कर सकते हैं या इस किस्म की बेवकूफ़ी कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी बहुत ही जो है वो लड़ाई शुरू हो जाए। और वो लड़ाई जैसे कारगिल की हुई थी ना, देखिए कारगिल की वार सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार तो नहीं ना बनी, वो वार तो एक लिमिटेड एरिया में रही ना। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पर भी
लेकिन कारगिल की जब वार हुई थी तब सारा हिंदुस्तान की जो अटेंशन है वो कारगिल वार के ऊपर थी। तो मुझे लगता है कि उस किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो यहाँ पर या तो पाकिस्तान कर सकता है, जैसे कि पाकिस्तान अग्रेसिव इस वक्त हुआ तो हिंदुस्तान उसको मतलब ये कहकर कि नहीं इसका हम जवाब आपको देंगे, तो वहां पर उस लिमिटेड एरिया में 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने जो है ये लड़ाई मेरा अपना ख्याल है कि हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन लिमिटेड वार की मैं बात कर रहा हूँ। इट कांट हैव बिटवीन टू कंट्रीज, ओपन वार नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब देखिए, अगर लिमिटेड वार की बात हो तो वो तो सैडली झड़पों की सूरत में और ये वायलेशन ओवर द सो कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल के सिलसिले में वो लंबे समय से हो रही है। और आर्टिकल 35 और 370A की एब्रोगेशन के बाद तो ये ज़रा और बड़ी, और रिसेंटली कोविड-19 के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये भी एक लिमिटेड वार की मैं समझता हूँ एक सिचुएशन है, लेकिन ये एक्सपेंड होके उस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान और आपने स्काईचैन की बात की, चाइना की इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो ये बढ़ सकती है। मैं आज भी समझता हूँ कि चाइना देखिए जिस तरह वो डोकलाम के इलाके में भारत के साथ बहुत महीनों तक वो जिसे होता है ना, वो उनकी बिल्कुल आंखें से आंखें मिलाए दोनों बैठे रहे। आफ्टर ऑल अजीत डोभाल जी की डिप्लोमेसी और जयशंकर जी की डिप्लोमेसी की वजह से वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हुई। तो चाइना इससे ज़्यादा मुझे लगता है नहीं आएगा, चूँकि ये हमें बात भी जहन में रखनी है कि चाइना की कोई इकॉनमी अब कोई बहुत ग्रेट नहीं रहेगी इवन इस क्राइसिस के बाद भी। मैं कल ही चाइना के टेलीविज़न की और चाइनीज़ जो डिजिडेंट्स टेलीविज़न्स हैं उनकी मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, कुछ 3-4 घंटे देखता रहा। चाइना की इकॉनमी बहुत बुरी तरह हिट हो रही है, जैसे पूरी दुनिया की हो रही है। और चाइना तो चलता ही अपनी इकॉनमी की बुनियाद पे है। अमेरिका के पास तो फिर एक मिलिट्री का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और अमेरिका वो मतलब फॉर द टाइम बीइंग अगर मरा हुआ हाथी भी है तो वो उसके रिसोर्सेज अभी भी हैं, लेकिन चाइना की वो बात नहीं है जो अमेरिका की हो सकती है। और चाइना वैसे भी मैस भारत के साथ डायरेक्ट नहीं करना चाहेगा। 62 के बाद हमने कोई ऐसा वाकया नहीं देखा, तो मैं नहीं समझता कि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। मगर भारत और पाकिस्तान इस रीजनल या लिमिटेड वॉर कोट अनकोट जिसको हम कह रहे हैं, इसको बढ़ाने में बिल्कुल अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे एक्सीडेंटली हो चाहे किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो, ये ऐन मुमकिन है। और वहाँ के हालात भी ऐसे हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ सारी कंट्रोवर्सी है। तो इन दोनों कंट्री का पोटेंशियल वार में आना, बेशक वो रीजनल ही क्यों ना हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो दैट इज़ पॉसिबल एनी टाइम। नहीं, इसीलिए आपने ये चाइना, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। जी। मैंने ये कहा कि चाइना उकसाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना जो है, मैंने लफ्ज यूज किया था कि अगले के कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा। जी आप नहीं। हाँ, उनको हेल्प दे सकता है, उनको कुछ हवाई जहाज भेज दे पुराने जो उनके पास हैं, कुछ टैंक भेज दे, कुछ और कर दे, असला भेज दे, ये काम तो वो कर सकता है। Right. लेकिन खुद डायरेक्ट वो इन्वॉल्वमेंट तो कभी करेगा ही नहीं। जहां तक आपने ये कहा, मैं भी चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ी अच्छी तरह नजर रखे हुआ हूँ। बड़े मैं डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ। आज भी उनका ये मानना है, क्योंकि चाइना का जहां जहां पर भी रसूख है, उन लोगों को इस वक्त चाइना की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के पास इस वक्त साधन नहीं रहे कि वो उनकी हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल द होल अमेरिका, द होल अफ्रीका जी, कोई भी यूरोप का कंट्री जो है वो रेडी नहीं है, ना अमेरिका के पास ऐसे इस वक्त रिसोर्सेज हैं कि उनकी हेल्प कर सके। दैट्स नंबर 1 बिग कंटिनेंट। दूसरा, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं जी, जिसमें काफी कंट्रीज आ जाते हैं। मलेशिया को ले लीजिए आप, फिलिपाइन को ले लीजिए, अपना इंडोनेशिया को ले लीजिए, इवन
जो वहां पर और कंट्रीज हैं, चाहे वो कंबोडिया है, इवन कंट्रीज लाइक वियतनाम जो कि पाकिस्तान, जो कि चाइना को पसंद नहीं करते, इवन दे आर रेडी टू वर्क विद चाइना। तो कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि चाइना इज इन ए पोजीशन जी एक एक कि वो दोबारा जो है वो रिवाइव फास्ट कर सकते हैं देन अदर कंट्रीज। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, चाइना के पास आज भी 3-4 ट्रिलियन यूएस डॉलर बैलेंस में है, उनके पास कैश फ्लो है। हाँ जी, आज भी मैंने देखा कि किस तरीके से वो इंडस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने जितनी मदद की है उससे इंडस्ट्री बढ़नी नहीं है, उससे लोग जो है वो टिकने हैं। लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से वो पैसा चाइना जो है, चाइनीज गवर्नमेंट वो खर्च उसने शुरू किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ कि अच्छा जी लोगों के घरों में पैसे डाल दो। अब लोगों के घरों में पैसे चले गए, अमेरिका में भी चले गए, हर एक के घर में $1200 यहाँ भी चले गए लोगों के पास। लेकिन उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी है जी वो अभी तक नहीं हो रही। जहां जहां खुला है वहां पर भी अभी लोग जो है वो घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो चाइना में इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है कि जहां पर वो लोगों को कहे नहीं आप चलिए आपको काम करना पड़ेगा, तो वो कहे नहीं हमने नहीं करना। वहां पर तो हर चीज जो है वो डिक्टेटोरियल ढंग से होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो पाकिस्तान को जरूर जी उकसाने की कोशिश करेगा और हिंदुस्तान को उधर इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरे माइंड में ये चल रहा है कि पाकिस्तान अपने आप नहीं कर सकता इस किस्म की लिमिटेड वॉर। वो तभी कर सकता है जब उसको उकसाया जाए और उसको ये बताया जाए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वक्त भी पाकिस्तान में भी तो आप बताइए ना कि पाकिस्तान में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इमरान खान की, उसके अगेंस्ट लोग कितना हो चुके हुए हैं, खाने पीने का जो है मसले पड़े हुए हैं। तो ये सारा जो इशू है मुझे लगता है कि ये इस वक्त एक तो कोविड-19 है, एक अभी रमजान चल रहा है। तो रमजान के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये झड़प जो है वो बढ़ सकती है। आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, हमने अब तक जो बात की वो उसको मुख्तलिफ एंगल से देखने की बात ही की। तो ये इम्कान तो हम आज की गुफ्तगू में शुरू से ही कर रहे हैं कि ये इम्कान तो बिल्कुल है और बढ़ रहा है इम्कान। तो अब आखिर में मेरा ख्याल है हम यही कहना चाहेंगे कि देखते हैं ये सूरत हाल क्या हो। आपकी और मेरी और हर अमन पसंद की यही इच्छा होगी कि कोविड-19 भी जल्दी ख़त्म हो और दुनिया में कहीं भी वार की या कॉन्फ्लिक्ट की, एटलीस्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कहीं ना आए, चूँकि इसमें इंसानों की ही जो है भलाई नहीं होती। इंसान बेचारे ही सफ़र करते हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन मैन सफ़र करता है, गवर्नमेंट से ज़्यादा कॉमन मैन सफ़र करता है। तो ये तो आपको लगता है कि रमज़ान, नहीं मेरा जो सवाल था जी, आपको लगता है कि रमज़ान के बाद कोई ना कोई झड़प जो है वो बढ़ सकती है, या रमज़ान ड्यूरिंग रमज़ान? देखिए, इसमें डॉक्टर साहब कोई शर्त नहीं है, इसमें किसी किस्म का भी कोई इंस्टिगेशन का जो है ना एक्सीडेंट, इंस्टिगेशन की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं बॉर्डर्स पे या आर्मीज़ में, वो कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो रमज़ान के बाद ही ज़्यादा इम्कान मुझे नज़र आता है, क्योंकि अभी रमज़ान तो आधा गुजर गया और रमज़ान के बाद इसका ख़तरा बिल्कुल है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये ख़तरा तो नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं, आप हम भी यही हैं, हमारी तो यही इच्छा है कि भाई बिल्कुल इस किस्म की कोई झड़प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना तो किसी पॉलिटिशियन की डेथ होनी है तो ना किसी आर्मी के जनरल की डेथ होनी है। अगर मारे जाने हैं तो वो बेचारे जो गरीब घरों के नौजवान बॉर्डर्स के ऊपर आगे रात दिन इन कंट्रीज के लिए अपनी जानें हथेली पे रख के खड़े होते हैं, उनकी जानें जानी है। तो आई ऑलवेज फील कि जो वार है वो बहुत एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आम आदमी को बिल्कुल एक पशुओं की तरह समझा जाता है, एंड दैट्स वेरी बैड। तो आई जस्ट होप
जैसे आपने कहा कि ये वार जो है ना हो, किसी ना किसी तरीके से आसार नजर आ रहे हैं, पर मुझे ये भी उम्मीद है कि शायद कुछ अकल आ जाए पॉलिटिशियंस को, ये वो समझ जाएं, या आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट वाले समझ जाएं, या इधर हिंदुस्तान वाले भी थोड़ा सा समझ जाएं कि भाई बॉर्डर के ऊपर जो झगड़ा है, चाहे वो लिमिटेड भी हो, दैट वोंट बी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नियर फ्यूचर. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब वक्त देने का. और थैंक्स अ लॉट सर. एक जाते बार फिर एक बार जितनी भी माताएं हैं दुनिया में, हाँ जी, उनको एक बार फिर सिर झुकाकर मैं अपना नमस्कार करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बातचीत सुन रहे थे ब्रेन बस्ट में डॉक्टर रणवीर शारदा जी की, और आपको उनकी बातचीत सुनने के बाद बखूबी अंदाज़ा हुआ कि जो ख़तरात दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स पे मंडलाई जा रहे हैं, उसके साथ साथ कोविड-19 के ज़माने में इस वक्त चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया जिस तरह मुतासर हो रही है, ये जो एक चिंता है, ये जो एक परेशानी है, वो हम सब फेस कर रहे हैं. और ब्रेन बस्ट में गुफ्तगू लेकर आते रहेंगे हर हफ्ते डॉक्टर रणवीर शारदा जी के साथ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.